हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, उपनल कर्मचारी, चौकीदार, पीआरडी और होम गार्ड जवानों को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। आज मेरे पास एक छोटी सी ऐसी क्लिप है जिसमें आप लोग के इतिहास को लेकर इसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि कब से आपकी नियुक्ति की गई। आज मैं वो क्लिप दिखाऊंगी आपको। साथ ही बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, जिन्हें नियुक्त किए इतने साल हो गए हैं मगर उनका मानदेय नहीं बढ़ा है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, ना ही उन्हें नियमित किया गया है। इसको लेकर धरने पे उतरे हैं। सभी प्रदेशों से लेकर अलग अलग जानकारी आ रही है। सभी प्रदेशों से अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, चूँकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कहाँ पे क्या चल रहा है। आज मेरी जानकारी है, होम गार्ड जवान, ग्राम चौकीदार, पीआरडी ये कब से नियुक्त हुए हैं, इनका एक छोटा सा क्लिप है वो दिखाऊंगी। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब ये नियुक्ति हुई थी तो क्या आपकी भी नियुक्ति हुई थी। साथ ही आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक का उद्गम वैसे तो स्वतंत्रता पूर्व काल का है, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय नागरिक सुरक्षा योजना को महत्वपूर्ण गति तब मिली जब गृह मंत्रालय के अंतर्गत लेफ्टिनेंट जनरल सरदानंद सिंह के नेतृत्व में नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय की स्थापना की गई। In 1968, the Indian Parliament passed the Civil Defence Act, which gave a formal role and character to the civil defense organization in the country. वर्ष 2003 में महानिदेशालय की भूमिका को विस्तृत किया गया। साथ ही 2009 में नागरिक सुरक्षा अमेंडमेंट एक्ट के जरिए महानिदेशालय को आपदा प्रबंधन का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया। पिछले 6 दशकों से नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक संगठन के सदस्य भारत के कम्युनिटी बेस्ड फर्स्ट रिस्पांस मैकेनिज्म का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और सराहनीय तरीके से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। For the civil defense, the motto is Sarv Bhute Hite Rata, that is for the benefit of everybody. As far as the Home Guard is concerned, the motto is Nishkam Seva, that is we save without any personal benefit. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और सशक्त भारत व सुरक्षित बॉर्डर के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह के कुशल नेतृत्व में नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन समुदाय आधारित रक्षा और आपदा प्रबंधन को साकार करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसी मूल मंत्र के साथ देश व देशवासियों की सेवा करते हैं और सेवा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। विकास का गेटवे यानी कि गुजरात की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी के नेतृत्व में गुजरात नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षक दल आज राज्य के हर कोने में किसी भी आपदा के समय राज्य की सुरक्षा के लिए हरदम तैयार है। स्वयं सुरक्षा, समाज सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा। जय हिंद। ख़त्म तो नहीं की, स्थगित की है और मैंने बता भी दिया है कि अगर 25 तारीख के बाद हमारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हम पूरा प्रदेश को जाम कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भैया क्वेश्चन क्या है, मैं आप तो विदित ही हैं कि जब माननीय विधायकगणों की जब गैरसैंण जाके एक स्वर एक मत में 120% वेतन की वृद्धि भी होती है, चाहे वो पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो, उसमें किसी आपने सुना कि विधायकों की सैलरी बढ़ रही है और उसके लिए वित्त ने मना कर दिया है, उसने कार्मिक ने क्वारी लगा दी है या न्याय ने मना कर दिया है? ये सारा बहानाबाजी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, वित्तीय भार आप कह रहे हैं, बात 22 के 22,000 कर्मचारी सरकार पक्का नहीं करने चाह रही है। पहली बात, एक टाइम पे
सरकार एक जो माननीय हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि चरणबद्ध तरीके से एक आप करिए, उसकी एक 10 साल कैटेगरी रखी है, 5 साल रखी है, 7 साल रखी है। मैंने आज चर्चा की है उस बैठक में भी कि मैडम ऐसा नहीं है कि आप 22,000, देखो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं साहब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम उपनल कर्मचारियों का कोई भविष्य सुधरे। हमने सीधे कहा कि आप 22,000 कर्मचारियों को एक स्लॉट में समान कार्य वो नहीं करना, नियमित नहीं करना चाह रहे हैं। आप एक क्राइटेरिया करिए, 10 साल करिए, 12 साल करिए, 9 साल करिए, आपको स्वतंत्र है। और उस क्राइटेरिया में कितना, मैंने तो फ्रेमिंग बना रखी है, 10 साल की कैटेगरी में 6,900 कुछ कर्मचारी हमारे हैं, आप करिए उसको। अगर सरकार के पास विल पावर है तो सरकार को एक स्टेप लेना चाहिए और एक अच्छी शुरुआत करके, और विभिन्न डिपार्टमेंट में जो बरसों से लगे हैं और नियमित सेवाएं दे रहे हैं उनको रेगुलाइज करने की। विधायक एकमुठ होकर 120% अपना वेतन भत्ता बढ़ा सकते हैं तो हमारा भी नियमितीकरण किया जा सकता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कल सरकार में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बात कर रहा हूं, क्योंकि सरकार सीधे सीधे तो मानेगी नहीं। कल उन्होंने कह दिया कि गोदियाल साहब ठीक है, हम आपकी बातों को मानते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल टेस्ट लेकर ही हम लोग, क्योंकि भाई अगर आप कंफर्म हो रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको कंफर्म होगा, एक रिटन टेस्ट आपका लेंगे, तो तब आपने ये सारी चीज़ें तैयार की है। किंतु परंतु में आपने ये पूरा वर्कआउट किया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है इससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए साहब, मैं ये रिटर्न और वो जो है, ये हम जब आपको प्रोसेस होगा उपनल का, कि जब डिपार्टमेंट उपनल को एक रिक्वायरमेंट भेजता है एक पोस्ट के लिए, तो उसके एवज में उपनल जो है 3 लोगों को भेजता है और उसका इंटरव्यू होता है, उसका रिटर्न टेस्ट होता है, और उसका सिलेक्शन करने के बाद 3 लोगों का सिलेक्शन करने के बाद 1 लोगों की नियुक्ति होती है, वो भी चयन प्रक्रिया है। हमारे माननीय गणेश जोशी जी कहते हैं कि इसमें आरक्षण, मैं आरक्षण की बात पाता हूँ कि आरक्षण फॉलो नहीं होता। मैं आपके संज्ञान में डाल दूँ कि 2012 में एक जियो हुआ जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसमें आरक्षण फॉलो होगा, तो आरक्षण भी फॉलो है। और हमारा देखो, आप माननीय हाईकोर्ट ने हमें योग्य ठहरा दिया। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपने इनको वर्षों से इनकी सेवाएं ली है, अब आप इनको परमानेंट कीजिए, एक चरणबद्ध तरीके से इनके नियमावली बनाइए, और जब तक जो उस फ्रेम में नहीं आता उनको समान कार्य समान वेतन दीजिए। सरकार के पास एक विल पावर होनी चाहिए। और हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं भाई साहब। मैं चीफ सेक्रेटरी मैडम को कहा कि आपके ब्यूरोक्रेट्स कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई यूपी बलिया कहीं का, गुजरात का होगा, पर हम जो उपनल के लगे हुए कर्मचारी हैं वो इसी प्रदेश के बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी भी इस प्रदेश को बनाने में एक भागीदारी रही है। और मैं फिर दोबारा भगवान बद्री केदार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि आए। और हमें देखो, आज मैंने चीफ सेक्रेटरी मैडम को यही बात कही। मैडम ने कहा कि आप आए दिन रोड पे उतर जाते हैं। मैंने कहा मैडम, हमें शौक़ नहीं है रोड पे उतरने का, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी हम भी एक सरकारी विभाग में दायित्व निभाते हैं, हमारी भी ड्यूटी है वहाँ, पर मजबूरन हमें जो है आप मजबूर कर देते हैं कि आप जो है रोड पे आने के लिए। मैंने कहा आप जो आज की डेट में जो आपने ये चौपाल बिठा रखी है, उसमें लॉ, फाइनेंस सब कुछ है, हमारे सारे डिपार्टमेंट की आपने बिठा रखी है। अगर ये चौपाल आप कह रहे हैं कि धरने पे आ गए, ये धरने पे आज सडनली थोड़ी आए हमने तो 25 दिन पहले अल्टीमेटम दिया है, वो भी चीफ सेक्रेटरी मैडम को दिया है, सचिव सैनिक कल्याण को दिया है, और मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी दिया गया कि हम भैया धरने पे आने वाले हैं, रोड पे आने वाले हैं, आप हमारे लिए जो आप ये चौपाल बिठा रखी, ये 10 दिन पहले बिठाए होते तो हम रोड पे नहीं आते। अगर सरकार रिव्यू पिटीशन में जाती है तो आपका रुख क्या रहेगा? हमारा रुख वही रहेगा, 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार फिर रिव्यू पिटीशन में जाती है तो हम पुनः हमें रोड पे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और ये तो एक तरह की धमकी हुई गोदियाल साहब की, साहब अगर आप हमारी बात नहीं माने हम सड़क पे आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे। देखिए भट्ट साहब, मैं आपको एक बात करूं, पहले जब हम कुछ सरकार से कुछ डिमांड करते थे, मांग करते थे, तो सरकार के पास एक ही मुद्दा रहता था कि भाई आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज तो वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज होगी ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुकी है कि भाई आप लीगली हो, आप लगे हो, लीगल लगे हो, और सरकार को गाइड दे दे। आप गेंद तो सरकार के पाले में आ गई साहब कि आप अगर नहीं करो। पहले तो हमने कहा ना, हम पहले मांगने जाते थे सरकार के पास, आज हमारी स्थिति है कि हम छीनने जाएंगे सरकार के पास, क्योंकि वो हमारा राइट है, हमारा हक है। वो जो हक सरकार नहीं दे पाई, वो हक हमने आज कोर्ट से लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीड़ा समझी, माननीय हाई कोर्ट ने हमारा पीड़ा समझा कि ठीक है यार, बरसों से लगे हैं, हमारे बच्चे हैं, इसी प्रदेश के बच्चे हैं, इनको नियमित किया जाए।
ये धमकी नहीं है। धमकी तो मैं 25 तारीख के बाद बोलूँगा कि हम 25 तारीख के बाद अगर हमारे कोई सकारात्मक बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो हम परिवार के साथ बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये आपने मन बना लिया है और आपके बीच में जो जितने भी सारे लोग हैं उपनल से, उन सब के बीच में ये एक राय है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है और सरकार रिव्यू में चली जाती है तो आप परिवार के साथ बैठेंगे फिर? बिल्कुल, ऑब्वियसली। और बीच का कोई रास्ता, या आपने ये तीनों जो क्राइटेरिया हैं इसी पे काम करने की बात कही है? देखो साहब, अब मैंने आज बैठक में भी ये बात रखी कि सारा काम अगर कोर्ट नहीं करना है तो सरकार क्या कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल